मैं आपको ये बता रहा था कि जो ए बी वाला पैटर्न है वो सबसे ज्यादा बेहतर जो रिकग्नाइज हो सकता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हो सकता है एंड्स विद ए बी। क्यों एंड्स विद ए बी में? क्योंकि वो हर ए बी को आखिरी ए बी समझ रहा होगा। ऐसा ही ना, इफ यू रिमेंबर कि वो हर ए बी के पैटर्न को आखिरी ए बी समझ रहा होगा और वापस ला रहा होगा उसको दोबारा से कि भाई हर ए बी को मैं आखिरी ए बी समझ रहा हूँ, तो वो हर ए बी को रिकग्नाइज करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि वो हर ए बी के पैटर्न को रिकग्नाइज करेगा? इज इट क्लियर? तो मैं अब एंड विद ए बी वाला क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिएगा, आपने कहा सर देखें ये तो हम बना के आए हैं तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। ए तो शुरू में जब बी आएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही है, हम मूरे मशीन डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन रिकग्नाइज करने का मतलब ये है कि बेटा वो हर ए बी पे अपने आप की पोजीशन चेंज कर रहा होगा। वो अलग बात है कि पिछले ए बी को छोड़ देगा, लेकिन जब वो अपनी पोजीशन चेंज करके आएगा तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर कुछ प्रिंट करवा देंगे। अभी आप देखिएगा, एक मिनट दे मुझे, अभी सिर्फ हम ऑटोमेटेड डिजाइन कर रहे हैं। अभी मैं कोई नई चीज डिजाइन नहीं कर रहा, वही काम कर रहा हूँ जो हम पढ़ के आए। तो जैसे ही बी आता रहेगा हम इग्नोर करेंगे, जब ए आया हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और हम कहेंगे कि भाई हमें इस ए की जरूरत है। हमने कहा ये आ गया, और फिर ए के बाद बी आएगा तो हम अपने फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। हम इसको फाइनल स्टेट नहीं डिक्लेयर कर रहे, ठीक है? अब अगर ए के बाद ए आता है तो बताएं ए बी का पैटर्न अभी भी रहेगा? ये वही क्वेश्चन है बेटा जो मैं डिजाइन कर चुका हूं। अब अगर बी के बाद ए आता है तो मैं इसको यहां ले जाऊंगा, और बी के बाद अगर बी आता है तो मैं इसको यहां ले जाऊंगा। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन जो है हम पहले करके आए, तो बताएं पहले इतना क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है? ये एंड विद ए बी का क्वेश्चन है। पहले मुझे बताएं ये डीए समझ में आ गया है? इसमें मैंने नया कुछ भी नहीं किया। ये एंड विद ए बी वाला डीए मैंने कॉपी किया और लॉजिक मैंने बता दी कि मैंने क्यों बनाया है। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी, अब मुझे बताएं ए बी का पैटर्न कहां पर पूरा हो रहा है? ए बी का पैटर्न कहां पूरा हो रहा है? सी पर। तो सी पर मैं लिख देता हूं 1, और बाकी दोनों जगह पर मैं क्या लिख देता हूं? 0। बाकी दोनों जगह पर मैं क्या लिख देता हूं? 0। ए बी का पैटर्न कहां पर रिकग्नाइज हो रहा है? सी पर। मैंने वहां 1 लिख दिया, बाकी दोनों जगह पे लिख दिया 0। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब वेरीफाई कर लेंगे, जो आपके दिमाग में बात होगी डेफिनेटली उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन ए बी का पैटर्न कहां पूरा हो रहा है? देखिए जब भी ए बी आएगा, चाहे वो यहां से आए, चाहे वो यहां से आए, चाहे वो यहां से आए, ये क्या प्रिंट करवाएगा? 1। और जब भी ए बी के अलावा कोई पैटर्न होगा, चाहे वो बी बी हो, चाहे वो बी ए हो, चाहे वो ए हो, देखें बी बी हो रहा है तब भी 0, बी ए हो रहा है तब भी 0, ए हो रहा है तब भी 0। इज इट क्लियर? अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सर आपने जो बात की थी वो सही है या गलत। ये देखिएगा, अब डेफिनेटली आप चाहें तो इस स्ट्रिंग की बात कर लें, किसी को देख लेते हैं। देखें क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हमें क्या मिला? क्यू नॉट। इधर देखिए गौर से, क्यू नॉट पे 0 प्रिंट हो गया, फिर क्यू नॉट पे ए आया तो देखिए बी पे चला गया। अब क्यू नॉट पे ए आया तो कहां चला गया? यहां लिख देता हूं मैं, देखिए क्यू नॉट पे ए आया तो मैं कहां चला गया? मैं चला गया Q1 पे। फिर Q1 पे मुझे क्या मिला? ए। Q1 पे, सॉरी Q1 कह रहा हूं, ए भी है यहाँ पर, ठीक है। ए पे मुझे ए मिला तो मैं चला गया बी पर। बी पर मुझे ए मिला, मैं बी पर ही हूँ। देखिए जो प्रिंट हो रहा है वही लिखा हुआ है। अब बी पर मुझे क्या मिला? स्मॉल बी, तो मैं चला गया सी पर। तो देखिए जैसे सी पे क्या 1 प्रिंट होना चाहिए। जैसे ही बी सी पे क्या 1 प्रिंट होना चाहिए। ये देखें, सही कह रहा हूँ गलत? अब आ जाए सी पर स्मॉल ए मिला, तो सी पर स्मॉल ए क्या कह रहा है? वापस बी पर चले आओ। तो जैसे वापस बी पे गया, बी का प्रिंट हो गया 0। ये ऑलरेडी मैंने लिखे हुए थे। अब बी पर स्मॉल ए आया तो बी पर स्मॉल ए बी पर ही है। फिर बी पर स्मॉल बी आया तो सी पर चला गया। फिर सी पर स्मॉल बी आया तो ए पर चला गया। फिर ए पर स्मॉल बी आया तो ए पर ही हूँ। फिर ए पर स्मॉल ए आया तो बी पर चला गया। फिर सी पर चला गया। फिर सी पर स्मॉल ए आया तो बी पर चला गया। फिर बी पर ही रहा।
फिर सी पर चला गया और फिर ए पर चला गया। तो देखिए ये जो मैंने ऊपर स्टेट्स लिखी हैं, जो ऊपर स्टेट्स लिखी हैं उसी के मैंने अल्फाबेट्स नीचे लिखे हैं आउटपुट के। तो सिंपल है, वैसे इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगेन यहाँ पर भी यही वाली बात है कि ऑटोमेटा जो आप बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑटोमेटा सही डिजाइन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसकी एक एप्लीकेशन बता दूं आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पैटर्न की अकरेंस को चेक करने के लिए आप ये बना सकते हैं। किसी भी पैटर्न की अकरेंस को चेक करने के लिए आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन तो ये समझ में आ गई। बेटा कंटेन्स वाले में बहुत फर्क है, मैं आपको समझा चुका हूँ, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। कंटेन वाला हर एबी को नहीं चेक कर रहा। क्वेश्चन की लॉजिक समझने की कोशिश करें, कितनी दफा आया है और अगर आया है तो फर्क है। अगर आया है तो एक्सेप्ट, कितनी दफा आया है तो ये बताने में फर्क है। तो जो कंटेन वाला है, कंटेन वाला ये कहता है कि जहां मुझे पहली दफा ये मिल गया उसके बाद मैं उसकी अकरेंस को चेक नहीं करूंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये कहूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जिनका नाम ए से आता है, लेकिन मैं ये बोलूं कि क्या आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसका नाम ए से आता है, तो आपकी लॉजिक क्या होनी चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए? जहां पहला स्टूडेंट आपको मिल गया जिसका नाम ए से आता है, आप वहां बाकियों को चेक नहीं करते। ऐसा ही है ना बेटा? जहां आपको पहला स्टूडेंट मिल जाएगा बाकियों को चेक नहीं करेंगे, हमें हर स्टूडेंट को चेक करना है, काउंटिंग बतानी है। तो हर स्टूडेंट को आखिरी समझोगे तभी चेक होगा। तो हमने हर पैटर्न को आखिरी पैटर्न समझा, देखिए जब ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये एंड विद वाला हो गया। तो अब इसका ट्रांजिशन टेबल अगर हम बनाना चाहें तो हमें पता है कि क्या होगा। जगह ये देख लीजिएगा, ए बी सी 10 0 0 1, इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। तो बाकी ट्रांजिशन टेबल आपको पता बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा कि ए पे खड़े हुए स्मॉल ए जा रहा है बी पर, ये ए पर ही है। बी पर खड़े हुए स्मॉल ए जा रहा है बी पर, ये सी पर है। सी पर खड़े हुए स्मॉल ए जा रहा है बी पर और ये ए पर है। ये इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती, बट वी हैव इनिशियल स्टेट। क्लियर हो गई ये बात सबको? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसको हम बी डबल ए कर देते हैं ताकि एक आध प्रैक्टिस और हो जाए हमारी। अब हमें पता है कि जब भी पैटर्न रिकग्निशन की बात होगी तो हमें एंड विद वाले बनाने पड़ेंगे। एंड विद, क्योंकि एंड में ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करते थे ताकि हर चीज को रिकग्नाइज कर सकें। तो सबसे पहले सिंपल क्या है कि हमने ए लिखा, हमने कहा बी आया सर, तो कैपिटल बी पर चले गए, फिर ए आया तो सी पर चले गए और फिर ए आया तो हम कहाँ चले गए? डी पर चले गए। ये इतना हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है बी डबल ए। बाकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर लें। तो सर अगर शुरू में ए आता है तो मसला नहीं है, हमारा पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो शुरू में ए आ रहा है तो मसला नहीं है, बी के बाद बी आ रहा है तो भी मसला नहीं है। ठीक है, ये दोनों स्टेट्स होंगे कंप्लीट। अब अगर ए के बाद ए आ रहा है तो मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि फाइनल पे नहीं पहुंचेगा। तो ए के बाद अगर ए आ रहा है तो क्या करना चाहिए? वो तो यहाँ चला गया। ठीक है, अगर ए के बाद बी आ रहा है तो क्या करना चाहिए? इसको यहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा से बी डबल ए बन जाएगा। देखें बी डबल ए, बी डबल ए। और अगर ए के बाद बी आता है तो इसको यहां भेज दें, और अगर इसके बाद ए आता है तो इसको यहां भेज दें। इन एवरी केस हमारा पैटर्न जो है बी डबल ए का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो हम इसको वहीं से शुरू करवाएंगे जहां से ब्रेक हो रहा है। तो देखें यहां तक तो बहुत सिंपल है कि बी ए, अगर दोबारा से बी आ गया तो हमने इसको यहां भेज दिया था कि बी डबल ए का पैटर्न रहे। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए बी ए के बाद ब्रेक होता है, बी ए के बाद, तो बी ए के बाद अगर बी आता है तो इसको यहां भेजेंगे ताकि डबल ए देख के ही आ सके, और बी ए के बाद अगर ए आता है तो हम यहां भेजेंगे ताकि बी डबल ए देख के आ सके। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी लॉजिक से डिजाइन किया है।
सिंपल आप क्या करेंगे, स्टेट में लिखना 0 0 0 एंड 1, हो गया खत्म। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है। इसमें आपके डीएफए की प्रैक्टिस भी हो गई। डीएफए की प्रैक्टिस क्या हुई, डीएफए की प्रैक्टिस ये हुई है कि सर इस एंड विद बी डबल ए को आपने बना लिया, एंड विद बी डबल ए को आपने बना लिया, ये आपकी डीएफए की प्रैक्टिस हो गई। तो आपने एंड विद बी डबल ए को बना लिया, और फिर जब बी डबल ए को बना लिया आपने, तो आपने क्या किया, आपने उसके अंदर स्टेट्स को नाम भी लिख दिए। तो देख लीजिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जब भी बी डबल ए का पैटर्न आएगा, जब भी बी डबल ए का पैटर्न आएगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपको 1 प्रिंट करवा देगा। इस तरीके से आप इसकी टोटल अकरेंस को काउंट कर सकते हैं। कोई सवाल है यहाँ तक? कोई सवाल नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे है कि भाई एक सवाल और है, वो भी इसी तरीके के मोने मशीन ही है। इनपुट क्या है, 0 1। अब हम इनपुट ले रहे हैं 0 1। देखें हमारा इनपुट क्या हो गया, 0 1। इनपुट हमारा हो गया 0 1। ठीक है, अब हम कहते हैं एंड प्रोड्यूसेस या प्रिंट। अब हम अलग अलग प्रिंट करवाने का देखते हैं। ए एज आउटपुट इफ inputs and with, if input and with 0 1। अगर आपका इनपुट 0 1 पे एंड हो रहा है तो आप ए को प्रिंट करवाएंगे, और बी एज आउटपुट if input ends with 1 1, otherwise सी। जी क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि इनपुट जो है वो अब 0 1 है। फर्दर जी बताइए, जल्दी से बताइए। बस ये कह रहे हैं कि आप सब प्रिंट करवाएं नहीं करवाएं हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन एंड पे जो अगर 0 1 हो रहा हो तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, ए। अगर एंड विद बी हो रहा हो तो आपने एंड विद अगर 1 1 हो रहा हो तो आपने प्रिंट करवाना है बी, और इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, सी करवाना है। ठीक है ना? तो शुरू में जाहिर सी बात है हमारी क्वेश्चन की लॉजिक ऐसी कि सब प्रिंट होगा, लेकिन हमारा फोकस किस पे होगा, आखिर की चीजों पे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं सॉल्व? क्या आपके दिमाग में है कोई आइडिया कि भाई सर ये तो इस तरह से हो जाएगा, बड़ा सिंपल है?
एंड विथ वाली लॉजिक तो जब लगती है मेरे ख्याल से जब एक ही पैटर्न रिकग्नाइज करना हो। इसमें तो कितने पैटर्न है इसमें टोटल? कितने पैटर्न हैं? 2 है, 4 है? बेटा कितने पैटर्न है इसके अंदर? 2 पैटर्न है, 3 है, 4 है? 4 है ना, क्योंकि देखिए हर पैटर्न फिर यूनिक होगा। आपके क्वेश्चन में 2 दिख रहे हैं, लेकिन आपको सी के लिए भी तो काम करना है। तो अगर मैं बोलूं कि 0 1 और 1 1 के अलावा क्या होता है? 0 1 और 1 1 के अलावा क्या होता है? 0 1 एंड 1 1 के अलावा क्या होता है? 1 0 एंड 0 0। सही, ऐसे ही ना? तो 4 पैटर्न हो गए। तो 4 पैटर्न का मतलब है 4 स्टेट होंगी, ना कम ना ज्यादा। ऐसा ही है? 4 पैटर्न का मतलब है 4 स्टेट होंगी, ना कम ना ज्यादा। अब ये रिमाइंडर नहीं है, कंपेयर नहीं कर दीजिएगा इसको रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में। रिमाइंडर की बात नहीं हो रही है, एंड्स की बात हो रही है। तो इधर हमने काउंटिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ ये देखना है जो आ रहा है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेट बनाई है। अब स्टेट के नाम भी लॉजिकल रख देते हैं। लॉजिकल नाम का मतलब क्या है कि सबसे पहले स्टेट होगी 0 0। थोड़ी बड़े बना देते हैं क्योंकि हमें एबीसीडी में प्रिंट करवाना है। 0 0, ठीक है। और शुरू में 0 आएगा तो यहीं खड़े रहेंगे। इज इट क्लियर? 0 0 आएगा, 0 आता रहेगा, यहीं खड़े रहेंगे। ऐसा ही है। अब जैसे ही 1 आएगा तो 1 आया तो क्या हुआ? 0 1 या 1। तो जैसे ही 1 आया तो हम जिस स्टेट पे जाएंगे वो क्या होगी? 0 1। ऐसा ही है। अब मुझे बताइए इस स्टेट पे लास्ट कैरेक्टर क्या देख के आया हूं? 1। इस स्टेट पे लास्ट कैरेक्टर क्या देख के आया हूं? 1। 1 के बाद 0 आता है तो कौन सी स्टेट बनती है? 1 0। ये 4 स्टेट है ना। 1 के बाद 0 आएगा तो कौन सी स्टेट बनेगी? 1 0। 1 के बाद 0 आता है तो कौन सी स्टेट बनती है? 1 0। ऐसा ही है ना? देखिए 1 0, ऐसा ही है। और अगर 1 के बाद 1 आता है तो कौन सी स्टेट बनती है? 1 1। अब इन 2 स्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए इसने आखिरी कैरेक्टर क्या देखा? 0। तो 0 के बाद अगर 0 आता है तो क्या बनता है? इसको मैं यहां लिख देता हूं। अब बताएं 0 के बाद 0 आता है तो क्या बनता है? 0 के बाद 0 आता है तो क्या बनता है? 0 0। और 0 के बाद 1 आता है तो क्या बनता है? 0 के बाद 1 आता है तो क्या बनता है? 0 1। तो 0 1। अच्छा, इसने आखिरी क्या देखा है? इसने आखिरी क्या देखा है? 1। ऐसा ही है। इसने आखिरी क्या देखा? 1। तो 1 के बाद 1 आएगा तो क्या बन जाएगा? 1। और 1 के बाद अगर 0 आएगा तो क्या बन जाएगा? 1 0। जो ये ट्रांजिशन हो रही है ना, लास्ट 2 ट्रांजिशन देख के हो रही है बस। ये देखें 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। लास्ट 2 देख के हो रही है। तो देखिए ये बन गई सारी। अब आपको पता आपको क्या करना है। 0 0 पे क्या होना चाहिए? सी। 0 1 पे क्या होना चाहिए? बी। 1 1 पे क्या होना चाहिए? सॉरी, 0 1 पे होना चाहिए ए। 1 1 पे क्या होना चाहिए? बी। और 1 0 पे क्या होना चाहिए? सी। ये चारों आपने बना दी। अब आप देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ये सिंपल है कि 4 स्टेट आपने बनाई है। ये चारों पैटर्न अलग अलग स्टेट के अंदर जाके एंटर होंगे। अगर ये सिर्फ एक पैटर्न के लिए काम कर रहा होता तो हम उस पर फोकस करते, उसके अलावा कुछ भी आता हम उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर 2 स्ट्रिंग के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम 4 स्टेट जरूरी है। इज इट क्लियर?
जी कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए जल्दी से, शाबाश। कोई सवाल? आप लोगों को मैंने ये वाले क्वेश्चन करवाए थे ना कि नंबर इनपुट लें बाइनरी में और डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3 हो, ये क्वेश्चन करवाए थे ना। तो वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान है कि नंबर जो है वो इनपुट ले रहे हैं 01 में, व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल इनटू बाइनरी इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। बेटा मैंने करवाए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नंबर लेंगे 01 की फॉर्म में इनपुट, और जब 01 की फॉर्म में इनपुट ले लेंगे तो उसको कंसिडर करेंगे एज अ डेसिमल और डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 3। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, आपने कहा सर ये क्यू नॉट है, सर क्यू नॉट पे अगर 0 आता है तो नंबर होता है 0, 0 को डिवाइड करें 3 पे तो रिमाइंडर आता है 0, ऐसा ही है, याद आ रहा है? याद आ रहा है जी? आवाज आ रही है सबको? क्यू नॉट पे 0 आया तो 0 0 ही रहेगा, 3 पे डिवाइड, अब 0 जैसे ही क्यू नॉट पे 1 आएगा, हमें पता देखिए 3 स्टेट होंगी, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि 3 स्टेट होंगी, क्योंकि 3 तरह के रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बार बार कर चुके हैं बात, और ये Q2 हो गया। अब देखिए क्यू नॉट पे जैसे ही 1 आया तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन गई 1, 1 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1 ही रहा, 1 को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसका मतलब क्यू नॉट पे 1 आएगा तो Q1 पे चला जाएगा। अब आ जाए Q1, Q1 पे मिनिमम नंबर देख के क्या आया 1, 1 के बाद 0 अगर आता है, Q1 पे 0 आता है तो नंबर क्या बन जाएगा 2, 2 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है 2, तो Q1 पे अगर 0 आता है तो इसको यहाँ ले जाएं, और Q1 पे 1 देख के आए 1 आता है तो ये 3 बन गया, 3 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है 0, तो Q1 पे अगर 1 आता है तो इसको यहाँ ले जाइए। इसी तरीके से Q2 पे मिनिमम ट्रांजिशन क्या देख के आया हूँ, Q2 पे मिनिमम ट्रांजिशन क्या देख के आया हूँ, Q नोट पे मिनिमम ट्रांजिशन देख के आया हूँ 1 0, ऐसा ही है। Q2 पे मिनिमम ट्रांजिशन क्या देख के आया हूँ, Q2 पे मिनिमम ट्रांजिशन क्या देख के आया हूँ 1 0, 1 0 के बाद या तो 0 आएगा, अगर 0 आ गया तो ये 4 बन गया, 4 बन गया, 4 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है 1, तो Q2 पे 0 आता है तो मुझे Q1 पे जाना चाहिए, और 1 0 के बाद अगर 1 आता है तो ये 5 बन गया, 5 को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर हो गया 2, इसको यहीं रहना चाहिए। ये तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपकी मेहरबानी। अब सिंपल है, हमें क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो ये देखें यहाँ 0 लिख दें, क्योंकि 0 रिमाइंडर वाली स्टेट, यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, और यहाँ क्या लिख दें 2 लिख दें। तो जिस स्टेट में एंड होगा, जिस स्टेट में भी एंड होगा उसका आउटपुट प्रिंट कंसीडर कर लीजिए। मतलब प्रिंट कब करवाएं, आप करवा दे रहे हैं, लेकिन कंसीडर कौन सा होगा, बिल्कुल लास्ट स्टेट का। तो आपका स्ट्रिंग अगर ये है 1 0 1 0, आपको पता है ये 10 के बराबर है, तो 10 का रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, तो ये यहाँ एंड होगा। ये देखें 1 0 1 0, ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो आपके आउटपुट अल्फाबेट्स हैं, अब क्या होगा वो 0 1 2, क्योंकि इसके 3 तरह के आउटपुट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप 4 के लिए काम कर रहे होंगे तो आपके आउटपुट अल्फाबेट क्या बन जाएंगे 4 तरह के। अगर आप 5 के लिए काम कर रहे होंगे तो आपके आउटपुट अल्फाबेट क्या बन जाएंगे 5 तरह के। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।
क्लियर हो गया? कोई सवाल है बेटा यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ट्रांजिशन टेबल आपको पता है कैसे बनाना है? सिंपल क्या है, पूरा डीएफए का ट्रांजिशन टेबल कॉपी कर लीजिए, सिर्फ एक डेड स्टेट डेल्टा के लिए एक अलग कॉलम बना लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, जिस स्टेट में जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है उसको वहां पर लिख दीजिए। तो बेटा सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं मीले मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद थर्ड वीक होगा या सेकंड का लास्ट होगा, थर्ड तो होगा। इनको हाथ के हाथ रिवाइज कर लीजिए, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम के टाइम। अब हम मीले मशीन देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं इसके एक दो सवाल ही करवाऊंगा मीले मशीन के, उसके बाद हम कन्वर्जन करवाएंगे मूरे को मीले में, मीले को मूरे। तो मीले मशीन का एक सवाल लिख लें आप अपने पास के, मीले मशीन बनाइए जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट, आप इनपुट दें 0 1, आउटपुट भी आपका क्या है 0 1। आप इनपुट दें 0 1, आउटपुट भी आपका क्या है 0 1। इनपुट भी 0 1 है, आउटपुट भी 0 1 है, लेकिन क्या है, इनपुट जो भी हो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्रिंट हो। सही है, इनपुट जो भी हो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्रिंट हो रहा हो। समझ में आ गई बात? वंस कॉम्प्लीमेंट तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है। जी समझ में आ गई ये बात? तो ये देखें, अगर ये इनपुट दिया है तो ये प्रिंट हो जाए, हो सकता है क्या? हाँ करवा रहा हूँ तो हो सकता है, आपसे हो सकता है। ये देखें, जब भी 0 आएगा तो 1 प्रिंट करवा देंगे, 1 आएगा तो क्या प्रिंट करवा देंगे 0। सिंपल, हो गया। एक ही स्टेट पे खड़े हुए सारा काम हो गया। जब भी 0 आएगा 1 प्रिंट करवा देंगे, 1 आएगा तो क्या प्रिंट करवा देंगे 0 प्रिंट करवा देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं मीले मशीन। और मीले मशीन क्या कहती है, मीले मशीन ये कहती है कि आपकी ट्रांजिशन पे आप प्रिंट करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी मूरे मशीन नहीं बना सकता था, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हर चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे, आपको समझा देंगे। लेकिन मीले मशीन से ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर आपके पास वो तो है नहीं कि फाइनल स्टेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बस आपने सिंपल क्या किया, 1 की ट्रांजिशन को उसको 0 करवा दिया, 0 की ट्रांजिशन को उसको 1 करवा दिया। इज इट क्लियर? हाँ लेफ्ट वाला इनपुट है, तो मैं आपको समझा रहा था, ये लेफ्ट वाला इनपुट है, आप इसको इनपुट दें वो आउटपुट दे देगा। 1 पे 0 0 पे। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए बेटा कि ये हर ट्रांजिशन पर प्रिंट करवाता है, स्टेट प्रिंट नहीं करवाता। तो आपने लिखा ए, आपने लिखा 0, आपने लिखा 1, तो ए पर ही है, ए पर ही है, लेकिन ए पर ये 1 प्रिंट करवा रहा है, यहाँ पर ए पर ये 0 प्रिंट करवा रहा है। क्या ऑब्जर्व किया? इनपुट अल्फाबेट एंड आउटपुट अल्फाबेट कुड बी सेम, कुड बी डिफरेंट, और जरूरी नहीं है कि एक स्टेट पे जाते हुए तमाम अल्फाबेट सेम बिहेवियर दे रहे हो। देखिए दोनों ए पे जा रहे हैं, लेकिन ये 0 पे 1 दे रहा है, 1 पे 0 दे रहा है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है इसमें से? ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन था, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करेंगे
टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट हमें समझ में आ जाए कैसे बनता है, मैं आपसे ना हमेशा एक ही बात करता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है पहले तो वो पता होना चाहिए कि वो है क्या। लाइक अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि नहीं है, लेकिन फर्ज करें कोई ऐसे ही सीखने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर और उसको यही नहीं पता टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहले तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट को पता करना है, सही से रिवाइज करना है। अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं पता तो अब मैं आपसे कहूँ कि इससे कुछ भी बनाता तो कुछ भी तो नहीं बनेगा ना, वही क्वेश्चन बन सकते हैं जो इससे सॉल्व हो सकते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करवा रहा हूँ तो इसका मतलब है वो सॉल्व तो होगा। लेकिन बात वही आती है कि सर टूस कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि होता क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी बेसिक नहीं पता, आप सबको पता ही नो, लेकिन अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता तो वो फिर ये टॉपिक भी नहीं समझ सकता। समझ रहे? तो पहले आपके क्वेश्चन की जो आपकी एग्जाम्पल है उसकी डिटेल आपको पता हो, क्लियर हो, याद हो सब कुछ, तो फिर आप में से सब ये बताइए कि टूस कॉम्प्लीमेंट आप सबको पता है क्या होता है। आई बिलीव कि अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सही से पता होगा क्या होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ये जवाब है जो अभी लिखा हुआ है। मतलब हर तरीके से कर सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। मतलब जो भी आपको इनपुट दिया जा रहा है उसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है। ये इनपुट है, इसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, अब इसमें वन ऐड कर दो। ये इनपुट, ये वंस कॉम्प्लीमेंट, ये टूस कॉम्प्लीमेंट, इसमें वन ऐड कर दो। 1 1 0 1 1 1 1 0, ठीक है। सही है ना ये? अब जाहिर सी बात है हमने ऑटोमेटिक में कोई एडिशन वेडिशन तो देखी नहीं है कि हम बोले सर ये ऐड कर दें, तो हमें कोई लॉजिक कोई ट्रिक यूज करनी पड़ती है। तो ट्रिक जो होती है वो डायरेक्ट समझ में नहीं आती, वो ऑब्जर्व करनी पड़ती है। ट्रिक जो है वो ऑब्जर्व करनी पड़ती है आपने, तो सर ये ट्रिक नजर आ रही है। डेफिनेटली पूरे इनपुट को देखना पड़ता है। अगर हम गौर करें तो टूस कॉम्प्लीमेंट में ट्रिक क्या होती है बेटा, वो ये होती है कि टूस कॉम्प्लीमेंट ट्रिक ये होती है, बिल्कुल पहले वन तक, राइट साइड से पहले वन तक सेम रखें इनपुट को और उसके बाद उसको इन्वर्स कर दें। राइट साइड से पहले वन तक इनपुट को सेम रखें और उसके बाद सबको आप इन्वर्स कर दे। देखें राइट साइड तक, जो मैं वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं बता रहा, टूस कॉम्प्लीमेंट समझा रहा हूँ और ट्रिक बता रहा हूँ। तो राइट साइड से आप पहले वन तक देखें सेम है और उसके बाद सारे क्या हुए हैं इन्वर्ट। अगर मैं एक और इनपुट लूं रैंडम कोई भी, ये देखिएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। अब अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट भी वही आंसर आएगा जो इनडायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट लिखता हूं पहले मैं, क्या समझाया आपने, समझाया ये सर जब तक पहला वन नहीं आ रहा सबको सेम रखें। लेकिन सेम है, ऐसे ही है, सेम है बेटा, सेम है। अब आ जाए बाकी सबको आप क्या करते हैं इनवर्स। ये लॉजिक। अब अगर आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर लें, आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें फिर वन ऐड करें तो यही आंसर आएगा। ये देखिए 1 1 0 कैरी गया, 1 1 0 कैरी गया, 1 1 0 कैरी गया 1, सिंपल बना, फिर बाकी सारी चीजें सेम। तो ये लॉजिक है। अगर इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर दें तो ये कह रहा है कि राइट साइड, अच्छा हम ये हमने आपसे पहले भी बात की है, दोबारा कर रहे हैं कि जब भी बाइनरी नंबर को इनपुट लेते हैं तो वो राइट साइड से लेते हैं। तो राइट साइड से इनपुट लेते हैं। देखें तो जब तक पहला वन नहीं आ रहा सब सेम रहेगा। ये देखें ए, जब तक पहला वन नहीं आ रहा हर चीज सेम रहेगी। ये देखें जीरो आए जा रहे हैं, सेम रखा हुआ है। जहां पहला वन आया उसको भी सेम रखा हुआ है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज करके।
ये इस बात की निशानी है कि पहला वन आ चुका है, ऐसा है। जब तक वन नहीं आ रहा सब सेम है, देख रहे हैं आप। वन क्यों? क्योंकि वन के बाद सब चीजें चेंज होती हैं, तो वन पे अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और उसके बाद क्या करें, 0 को 1 कर दें, 1 को 0 कर दें। जब तक पहला 1 नहीं आ रहा आप तमाम चीजें सेम रखेंगे। अब आप आ जाए, आप एक छोटा सा इनपुट ले लेते हैं टाइम की वजह से। यहां से इनपुट लेंगे बेटा, यहां से इनपुट लेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हमने इनपुट जो है वो राइट से लेना है। अब अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, 1 1 0 1 1 0, फिर 1 ऐड करते हैं, तो ये हो गया 1 1 0, ये हो गया 1 1 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इनपुट था, ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम इसको इनपुट दे देंगे, 0 पे 0 ही है, 0 इनपुट किया 0 ही है, फिर 0 इनपुट किया 0 ही है, फिर 1 इनपुट किया 1 ही है, फिर इधर आ गए, इधर आए 0 पे 1 हो गया, 0 पे 1 हो गया, 1 पे 0 हो गया, तो यही चीज मिल रही है। बस अजम्पशन क्या है हमारी, हमारी अजम्पशन ये है कि हम लोग राइट साइड से इनपुट लेते हैं। अजम्पशन क्या हमने फिक्स किया भाई कि हम राइट साइड से इनपुट लेते हैं। इसका ट्रांजिशन टेबल बना ले तो सर ये देखें, A B 0 1, A पे 0 पे ही, और A पे 1 आता है तो B पर चले जाते हैं, 1 ही प्रिंट करवा रहे हैं। जब B पे 0 आता है तो B पर ही है लेकिन 1 प्रिंट करवा रहे हैं, B पे 1 आता है तो B पर ही है लेकिन 0 प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक एंड हो गया। तो अगेन मेरी शुरू से बात यही है आपसे कि जब भी आप कोई नया क्वेश्चन करते हैं तो पहले उस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लें, 2 मिनट लगा लें क्वेश्चन को समझने में। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन आपको यही नहीं पता आपको लाना क्या है, चाहे वो कोई सा भी कोर्स पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है 1-2 मिनट तक कि भाई ये क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमें इसकी ट्रिक नहीं पता होती, कोई स्टूडेंट या नहीं बता पाता या मुझे नहीं पता होती, तो फिर हम क्या करते, हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करते।